एकजुट होकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हेलेन केलर के ये शब्द ना आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। आज हम द हिंदू में छपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। भारत अफ्रीका संबंध, इसमें क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं। जी। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है, और हाँ, उन सब के लिए भी जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल सही। और आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि भारत का नजरिया कैसे बदल रहा है। मतलब ये रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं, बल्कि आपसी आकांक्षाओं का कैसे बन रहा है। हाँ। हम सहयोग के जो मुख्य स्तंभ हैं, जो मौजूदा चुनौतियां हैं, और आगे कैसे इन रिश्तों को और मजबूत किया जा सकता है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, भारत अब अफ्रीका को, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक जरूरत वाले साथी की तरह नहीं देख रहा, बल्कि एक ऐसे पार्टनर के तौर पर जिसकी अपनी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। जी। हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा था, हम अफ्रीका की आकांक्षाओं पर जोर देते हैं, न कि सिर्फ उनकी जरूरतों पर। तो ये जो बदलाव है, ये जमीन पर दिख कैसे रहा है? ऐसा लग रहा है कि भारत 3 मुख्य बातों पर ध्यान दे रहा है। हाँ, 3 स्तंभ कह सकते हैं। हाँ, 3 स्तंभ। एक तो जो हमारी साझा एंटी कॉलोनियल विरासत है, उसका लाभ उठाना। दूसरा, शिक्षा और तकनीक में निवेश करके मौजूदा सहयोग को गहरा करना। सही। और तीसरा, ज्ञान साझा करके भविष्य के लिए रिश्ते बनाना। ये सुनने में थोड़ा वसुधैव कुटुंबकम जैसा लगता है ना? हाँ, कुछ हद तक। और देखिए, इस बदलाव के पीछे ठोस वजहें भी हैं। भारत ने हमेशा से, मतलब ऐतिहासिक रूप से, अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया है। हाँ, वो तो है। उससे एक विश्वास बना है। और अभी हाल में 2023 में भारत के पुरजोर समर्थन से अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना। ये बहुत बड़ा कदम था। निश्चित रूप से। और साथ ही अफ्रीका में भारत ने 16 नए राजनयिक मिशन खोले हैं। ये दिखाता है कि भारत कितना, मतलब, सीरियस है इस रिश्ते को लेकर। ये तो हुई रणनीति की बात, लेकिन जमीन पर सहयोग कैसा दिख रहा है? कुछ ठोस उदाहरण? शिक्षा में तो काफी कुछ हुआ है शायद। हाँ, शिक्षा में बिल्कुल। आईटेक कार्यक्रम जो है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जी, आईटेक। उसके जरिए पिछले 10 साल में ही करीब 40,000 अफ्रीकी प्रोफेशनल्स को भारत में ट्रेनिंग मिली है। 40,000, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और फिर ज़ांज़ीबार में IIT कैंपस का खुलना, वो भी एक बड़ी पहल है। और डिजिटल क्षेत्र में क्या हो रहा है? आजकल डिजिटल की बहुत बात होती है। हाँ, डिजिटल में भी दिलचस्प काम हो रहा है। भारत का जो UPI है, वो अब नामीबिया में शुरू हो गया है। अच्छा, यूपीआई नामीबिया में? जी। और टोगो अपना राष्ट्रीय डिजिटल IT बना रहा है IIT बैंगलोर की मदद से। तो ये दिखाता है कि भारत कैसे अफ्रीका के डिजिटल भविष्य में भागीदार बन सकता है। और व्यापार के आंकड़े भी तो अहम होंगे। हाँ, व्यापार भी महत्वपूर्ण है। करीब $103 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और जो अफ्रीकी LDCs हैं, मतलब अल्प विकसित देश, उनके लिए भारत की ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम भी है। सही। सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी जिक्र था लेख में। जी हाँ, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ रहा है। और UN पीस कीपिंग मिशन में करीब 5,000 भारतीय सैनिक अफ्रीका में हैं। स्वास्थ्य में देखें तो वैक्सीन मैत्री पहल थी, और कैंसर के इलाज के लिए भाबाट्रॉन मशीनें भी दान की गई हैं। हाँ, वो मैंने पढ़ा था। तो ये सब तो बहुत सकारात्मक बातें हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा। चुनौतियां भी होंगी, जाहिर है। बिल्कुल। और चुनौतियां कम नहीं हैं, बल्कि काफी गंभीर हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो है चीन से आर्थिक प्रतिस्पर्धा। चीन? हाँ, $87 बिलियन का निवेश किया है। $87 बिलियन? जी। और अंगोला, इथियोपिया जैसे देशों पर चीन का कर्ज बहुत बढ़ गया है। ऋण जाल की चिंताएं हैं। और जिबूती में तो चीन का मिलिट्री बेस भी है। चीन के अलावा और क्या मुश्किलें हैं भारत के लिए? देखिए, अफ्रीका में बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के मुद्दे भी हैं। जैसे केन्या में एक भारतीय कंपनी का एयरपोर्ट लीज रद्द हो गया था। अच्छा, हाँ। फिर कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता है। माली, सूडान, गिनी, इन सब जगहों पर हाल में सैन्य तख्तापलट हुए हैं। 2020 से 23 के बीच 9 सफल तख्तापलट हुए हैं। इससे भारत के लिए वहां काम करना मुश्किल हो जाता है। 9 तख्तापलट? ये तो अस्थिरता का बड़ा संकेत है। जी। फिर जलवायु परिवर्तन पर भी एक्शन को लेकर उसके तरीकों और फंडिंग पर असहमति है, जबकि अफ्रीका खुद क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और तकनीक के मोर्चे पर भारत अपना DPI मॉडल ले जा रहा है, लेकिन वहां तो पहले से बड़ी कंपनियां होंगी। हाँ, बिल्कुल। पश्चिमी कंपनियां हैं और चीन की हुआवे जैसी कंपनियां हैं। हुआवे का तो अफ्रीका के 70% 4G नेटवर्क पर कब्जा बताया जाता है। तो मुकाबला कड़ा है। एक और मुद्दा शायद प्रवासी भारतीयों का भी है। हाँ, वो एक दोधारी तलवार जैसा है।
अफ्रीका में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। वो एक पुल का काम करते हैं। सही। लेकिन कभी-कभी कुछ देशों में स्थानीय नौकरियों या बिजनेस में उनके प्रभुत्व को लेकर तनाव भी पैदा होता है। अफ्रीकीकरण की मांग उठती है। समझ गया। तो ये चुनौतियां तो काफी जटिल हैं। इनसे निपटते हुए रिश्तों को और मजबूत कैसे किया जा सकता है? जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, उनके लिए ये समाधान वाला हिस्सा महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई कदम उठाए जा सकते हैं। एक तो भारत अफ्रीकी देशों के लिए व्यापक कर्ज राहत और उसके पुनर्गठन की वकालत कर सकता है। अच्छा, लोन रिलीफ। जी। दूसरा, आईटेक जैसे जो कार्यक्रम है, उनका दायरा और बढ़ाया जा सकता है, खासकर नई टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में। तकनीक और हरित ऊर्जा। हाँ। तीसरा, डिजिटल पार्टनरशिप को और बढ़ावा देना, जैसे यूपीआई का विस्तार और देशों में अफ्रीका में टेक हब बनाने में मदद करना। सही। कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए एग्री टेक सॉल्यूशंस देना, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट मिटिगेशन में निवेश बढ़ाना। और व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। और सबसे जरूरी है कि हमारी कूटनीति लचीली हो और सलाह मशवरे पर आधारित हो। मतलब कंसल्टेटिव अप्रोच। जी। और वैश्विक मंचों पर जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल हो या WTO, वहां अफ्रीका की आवाज को मजबूती से उठाना, उनके सुधारों का समर्थन करना। तो कुल मिलाकर द हिंदू का ये विश्लेषण यही दिखाता है कि भारत अफ्रीका संबंध एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। संभावनाएं अपार हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। पर भारत का इरादा साफ लग रहा है, लोगों पर फोकस, उनकी आकांक्षाओं पर। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। कि जैसे भारत वैश्विक मंचों पर अफ्रीका की आवाज बन रहा है या बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही इन रिश्तों के भविष्य को तय करने में खुद अफ्रीकी देशों की अपनी एजेंसी, उनकी अपनी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी? क्या ये साझेदारी वाकई बराबरी की साझेदारी बन पाएगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना चाहिए। तो जो भी यूपीएससी उम्मीदवार और बाकी जिज्ञासु श्रोता हमें सुन रहे हैं, इस विश्लेषण पर अपने विचार जरूर साझा करें। जी। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आगे भी ऐसी गहरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।